प्रियदर्शनी, आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के राजनीतिक माहौल पे और जिस तरीके से चुनावी राजनीतिक सरगर्मी चल रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो मेन कंटेंडर हैं अपने अपने लिस्ट की घोषणा करने वाली हैं, कुछ ने घोषणा कर दी है। तो अब ये बताओ कि हरियाणा की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है? क्या इस बार 10 साल के बीजेपी का शासन समाप्त हो रहा है? जो कि आंकड़े आ रहे हैं उसमें से कहा जा रहा है कि आउट ऑफ 90 सीट कांग्रेस इज गेनिंग, 65 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। इस तरह का माहौल चारों तरफ बना है, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है तुम्हें? देखिए, मैं आपको अनिल जी बता रही हूँ। पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपको भी। और मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ, और आज जो बात हमारी पिछली बार हुई थी वो एकदम सच हुई है कि कांग्रेस ही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये एक बबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं। अगर ये वाकई सत्ता में आ रहे होते, क्लीन स्वीप हो रहा होता, तो आप बताइए, आज कल जब सीएसी की बैठक हुई है जहां पे कांग्रेस के सारे प्रमुख नेता थे, हरियाणा के सारे प्रमुख नेता थे, राहुल गांधी ने बोला कि क्या हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। और एकदम सीरियसली इस पे सोचा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि इनका भी कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। ये एक वोट कटुए की तरह सिर्फ हो जाएंगे और 90 की 90 विधानसभाओं में कुछ खास कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनको भी ये क्लैरिटी है, ऐसा नहीं जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, उनको ये बात क्लियर नहीं है। जहां तक बात करें हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब भी समझ रहे हैं कि एकदम टाइट फाइट है, एकदम नेक टू नेक फाइट है। और अगर कोई इनको अगर डेंट लगाएगा, हकीकत है 15,000 20,000 वोट भी विधानसभा के चुनावों में बहुत मायने रखते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी लगाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं काटेगी, ये बात सबको मालूम है। अगर वो डेंट लगाएगी तो यहाँ लगाएगी, और ये नहीं चाहते हैं हुड्डा साहब। तो इसका मतलब कि आपको पहले प्री अलायंस करने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप कहीं डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई प्री अलायंस नहीं किया है, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, जनता की आवाज उठाएंगे और जनता जनार्दन है और हमें फिर से वापसी करेंगे। प्रियदर्शनी, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक बयान है। इस बयान का कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, एक ये रणनीति के तहत चीजें कही जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, और जिस तरीके से इनकी सीईसी अभी चल भी रही है और बाकी पिछले दिनों मीटिंग हुई है, उसमें सिर्फ ये टिकट को डिले कर रहे हैं इस टैक्टिस से कि पार्टी में बगावत कम हो, बगावत को रोकने के लिए, ताकि दोनों पार्टियां टिकट अनाउंस कर देंगी तो बगावत के स्कोप कम रहेंगे। इस वजह से, इसके अलावा इसका कोई आगे मतलब नहीं निकलता है। रही बात बीजेपी और कांग्रेस के डायरेक्ट फाइट की, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हरियाणा में सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा प्रभावी है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपके 3 प्रश्न है इसमें। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ये ऐसा नैरेटिव, वही आप बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक ऐसा कि बगावत ना हो, ठीक है, और कार्यकर्ता इधर उधर ना भटके। तो मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ अनिल जी, और आपके दर्शकों को भी मजेदार बात बताती हूँ। इनके मुताबिक 2500 लोगों ने आवेदन किया है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। एक ऐसी पार्टी जो कि अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है तो उससे 20-20 हजार रुपए ले रही हो। मेरे ख्याल से शायद आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये बात, कि ये चुनाव जो लड़ने के लिए आवेदन कर रहा है कांग्रेस में, उससे वो 20,000 रुपए ले रहे हैं कि आप पहले 20,000 रुपए दो, तब हम आपका आवेदन स्वीकार करेंगे। मतलब ये तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अद्भुत बात और हास्यास्पद बात मैंने नहीं आज तक सुनी है। जो कार्यकर्ता ने आपके लिए झंडे झंडे फहराए, जिसने दरी बिछाई, जिसने जिसने मेहनत की आपके साथ दिन रात, इसका मतलब कि वो तो आवेदन कर ही नहीं सकता है। और आप एक मनी कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप एक पैसे सोच रहे हो कि अगर इतने आवेदन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम सरकार में तो आ नहीं रहे, तो कम से कम इसी तरीके से चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा करें और कार्यकर्ता से इकट्ठा करें। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ, जो अपने कलीग्स का नहीं हुआ, किसी और का क्या होगा? आप ये सोचिए। क्या मान लीजिए एक गरीब कार्यकर्ता का, इसका मतलब कांग्रेस ये कहना चाहती है कि किसी गरीब कार्यकर्ता का कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? आज भी देश में ऐसी कितने लोग हैं
जिनका मात्र 20,000 रुपए में घर चलता है। तो इसका मतलब कि अगर आपका घर 20,000 रुपए में चल रहा है, तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, पहली बात। दूसरी बात कि आपका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या एंटी इनकम्पल्सी चल रही है, क्या क्या विरोधाभास है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल ही झज्जर के एक प्रोग्राम से आई हूँ, उसके बाद मैं रेवाड़ी से भी होके आई हूँ, और ये मैं अहीरवाल का क्षेत्र बता रही हूँ आपको, साउथ हरियाणा का। इसके अलावा लास्ट वीक मैं और भी जगह गई थी, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं लोगों का एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे प्रति। जो काम हमने हरियाणा में किए हैं उसके प्रति है। मैंने मैंने ये बात हमेशा बोलती हूँ कि हुड्डा साहब के समय पे जब एक नर्स की सैलरी 8,000 थी, आज उसी नर्स की सैलरी जो है 70,000 है। ये सुविधाएं प्रिय हुड्डा साहब ने प्रिय तो नहीं दी। प्रियदर्शनी, अगर बीजेपी की सरकार ने काम किया होता तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आती। खट्टर साहब के सरकार को खटारा सरकार कहा जाता था। अगर खट्टर साहब होते तो बिल्कुल लोटिया डूब ही गई थी। इसकी वजह से आनन फानन में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो लोगों को ढूंढना पड़ रहा था कि कौन है। तो सांसद नहीं, थे लेकिन फिर पहली भी लोगों से परिचित नहीं थे। ठीक है, नहीं तो नहीं ये मत कहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने अच्छा काम किया होता तो वहां मुख्यमंत्री को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रथम दृष्टि से प्रथम सवाल उभरता है। अब बात नहीं आई, क्या क्या जी। सैनी साहब चेहरा हैं चुनाव के? क्या चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है? इस सवाल का जवाब दीजिए। ओके, पहली बात कि जिसको कहते हैं खट्टर साहब को हटाया गया, तो खट्टर साहब को कोई हटाया नहीं गया, वो अपनी स्वेच्छा से हटे हैं। और उसके बाद वो उनको कोई साइडलाइन नहीं कर दिया गया, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, इस समय भी उनके पास मंत्रालय है। तो ये ऐसा नहीं है कि और खट्टर साहब की भूमिका नहीं है, ऐसा भी नहीं है। खट्टर साहब की बड़ी प्रमुख भूमिका इस समय टिकट वितरण में भी, वो मेन टीम में बैठ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये बात तो ये तो अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही है। दूसरी बात कि नायाब सिंह सैनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान घर से आते हैं, उनके पिता किसानी करते थे। ऐसा व्यक्ति जो कि आम परिवार से आया हुआ, डिस्ट्रिक्ट यूथ अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, नायाब सिंह सैनी, वहां से मुख्यमंत्री का सफर, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों क्यों सिर्फ गांधी और हुड्डा का ही अधिकार है सीएम बनने का? और अगर एक किसान का बेटा बनना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मतलब कि इसका मतलब कि सिर्फ बड़े बड़े नामों के ऊपर ही ये कांग्रेस खेलना चाहती है। जो इस परिवारवाद की इस हम बात करते हैं, इसका मतलब इस सही है। चुनाव में क्या सैनी साहब चेहरा होंगे? इस चुनाव में बिल्कुल सैनी होंगे, साहब ये तो चेहरा बोला हैं? महेंद्रगढ़ की रैली। महेंद्रगढ़ में जब अमित शाह जी की रैली हुई थी, उसमें सारे वरिष्ठ नेता हुए थे, आए थे। और उसके बाद साफ साफ ये बात अमित शाह जी ने क्लियर कट बोल दी कि हम नायाब सिंह सैनी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और वो एक ऐसा चेहरा है, मैं बता रही हूँ, हरियाणा की राजनीति में नायाब सिंह सैनी अननोन चेहरा नहीं है। जमीन से उठे हुए नेता हैं, कुरुक्षेत्र से एमपी रहे, बहुत काम करवाया कुरुक्षेत्र ने। थानेसर ले लीजिए, पुंडरी ले लीजिए, जो मैं विधानसभाएं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कलायत ले लीजिए, कैथल ले लीजिए, ऐसी जो 9 विधानसभाएं, उन हर विधानसभा में उनके अपने पक्के कार्यकर्ता हैं। और नायाब सिंह सैनी को बच्चा बच्चा जानता है कुरुक्षेत्र में, ऐसा कोई नहीं। और आज की डेट में तो पूरा हरियाणा ही जानता है। खैर, आज उनको किसी भी जगह से नायाब जी को चुनाव लड़वा दीजिए, वो जीत जाएंगे। अभी कहां से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है? ये तो अभी मुख्यमंत्री की। देखिए, जब सूची आएगी तब पता लगेगा, अभी कैसे बता सकते हैं। मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री है जिसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो 90 की 90 विधानसभा पे लड़ रहे हैं। मोहन बडोली जी 90 की 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है ना, जो जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, वो एक सीट पे चुनाव तक सीमित नहीं होती है। ये हमारे स्ट्रांग प्रचारक हैं, ये हमारे डिसीजन मेकर है हमारी पार्टी के, ठीक है। तो इनके चेहरे पे तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सीट पे तो नहीं लड़ रहे ना, ये तो 90 की 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पे हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ है, एक एक चीज साथ है। जहां तक हम बात करें कांग्रेस की, तो मैं आपको बताऊं, आपको कांग्रेस के एक प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि इनका चेहरा कौन है। ये वंचित वर्ग की बात करते हैं, राहुल गांधी संसद में आके वंचित वर्ग की बात करते हैं। तो ये कुमारी कांग्रेस शैलजा को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बना कां- देते?
कांग्रेस अपनी स्टैंड को क्लियर कर चुकी है कि वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, क्यों? अब इसका क्या कौन सा जवाब है सामूहिक आपके पास? नेतृत्व है जो साथ में बैठ भी नहीं सकता है? सामूहिक नेतृत्व, ये कौन सा सामूहिक नेतृत्व है? आप इनको, मैं बता रही हूँ अनिल जी, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, आप इनको बुला लीजिए, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजवाला और हुड्डा साहब को, ठीक है, तीनों को बुला लीजिए चाय पे और कमरे की दरवाजा बंद कर दीजिए, ठीक है, इनमें ना लत्तम जुत्तम हो जाए, इन तीनों में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हमारे हरियाणा चलिए, में एक कहावत है, लठ लेके बैठना, ये लोग लठ लेके बैठते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में लिस्ट भी जारी हो जाएगी, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। हरियाणा चुनाव अभी सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा और जी जम्मू कश्मीर के ही चुनाव इस दौर में शुरू हैं। फिर हम आपसे जी। बात करेंगे। आप इस प्रोग्राम में आई, आपका हार्दिक धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।